वो है कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम है अपना मेंस का, वो मेंटरशिप प्रोग्राम में जो भी सदस्य हैं उनके लिए आज ये पहला दिन है, पहला सेशन है। तो पहले सोचा कि ये कार्यक्रम सिर्फ उनके लिए रखते हैं, बट लगा कि अगर जो कुछ भी सोचा गया है, जो कुछ भी रिसर्च एंड एनालिसिस किया गया है, अगर उसका लाभ सभी तक पहुँचे जो उस बैच के हिस्से हैं या जो नहीं हैं वो भी, तो शायद नमस्कार सत्येंद्र, कैसे हो? यस, ऑल गुड। तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब शुरुआत में जब मेंस मेंटरशिप का बैच लॉन्च किया तो उद्देश्य था कि GS 1 से लेकर के 4 तक शुरुआत में थीमेटिक आंसर राइटिंग कराया जाए, और उसके बाद में GS 5 और 6 तब तक मार्केट में अच्छे मटेरियल आ जाएंगे या मार्केट में ज़्यादा पेनिट्रेशन हो जाएगा क्वालिटी कंटेंट की। पर मुझे वॉरेन बफेट याद आया, और वो कहता है कि दिन में जब सवेरे उठता है तो अगर 10 काम उसके पास है तो सबसे पहले वो काम करता है जो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, सबसे ज़्यादा जो दुष्कर है, अपहिल टास्क है, वो काम वो कंप्लीट करता है। गोबर और मिठाई खाने में अगर कहा जाए तो पहले गोबर खाता है, मिठाई बाद में खाता है, ताकि उसका अंत वाला टेस्ट अच्छा रहे। अब GS 5 और 6 की जहाँ तक बात की जाए तो इसमें ढेर सारे लोग होंगे, 3-4 लोग तो मैं ही जानता हूँ जिन्होंने UPPCS मेंस इस बार दिया, और अगर उनके GS 6 में ठीक ठाक मार्क्स होते, एवरेज भी होते, तो शायद वो सेलेक्ट हो जाते, और GS 5-6 में एबव एवरेज होते तो वो शायद अच्छी रैंक आ जाती उनकी। UPSC की जर्नी में जितना कुछ सीखा वो ये सीखा कि UPSC बहुत एनालिसिस, बहुत एनालिटिकल है, और एनालिसिस की ज़रूरत है उसे। और उत्तर प्रदेश PCS के साथ समस्या यही है कि वो एनालिटिकल है ही नहीं, ना उसका पेपर और ना उसके स्टूडेंट्स। कुछ हाथ को छोड़ दिया जाए तो यूपी में जो कंपटीशन है वो प्री में ही है, मेंस में कंपटीशन एक्चुअली बचता ही नहीं, क्योंकि गाइडेंस के नाम पे जब से मेंस का पैटर्न बदला है तब से टेस्ट सीरीज चलता है, और वो टेस्ट सीरीज का क्या होता है, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंबा जोड़ा। तो पिछले 8-10 दिनों में मैंने लगभग जितने मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रही हैं लोगों से मंगा करके सबको देखा, और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हर कोई बस क्वेश्चन देता है और उसको इवैल्यूएशन करवा देता है, गुड, अच्छा, बुरा, और चल रहा है इंडस्ट्री वैसे। इसमें क्या अलग किया जा सकता था, इसमें पैराडाइम शिफ्ट, आमूल चूल परिवर्तन कैसे लाया जा सकता था, इस पर ठीक ठाक विचार किया, और इसीलिए बैच का जो अनाउंसमेंट है और शुरुआत है उसे डिले किया गया। सबसे पहले मैंने सोचा कि GS 6 में जो मार्क्स हैं लोगों के वो एवरेज से बहुत कम, 50 मार्क्स 60 मार्क्स में लोगों सिमट गए हैं, 40 नंबर भी लोगों के आए हैं, तो क्यों ना GS 6 से ही शुरुआत किया जाए। अब GS 6 से शुरुआत करनी है तो मेरे पास सिर्फ क्या है, अनुभव। मेरे पास क्या है कि पिछले 5 सालों से UPPCS UPSC की जर्नी को ठीक से करीब से देखा, अच्छा परफॉर्म किया, कुछ जगह सेलेक्ट हुआ। अब इन सभी अनुभवों को एक साथ पिरोया जाए और किस तरह से जो बाकी फेलो एस्पिरेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं अपने, उनकी जर्नी आसान की जाए। तो इस पर मेरा रिसर्च का काम शुरू हुआ। रिसर्च का काम करने के लिए सबसे पहले मैंने सिलेबस को देखा, और सिलेबस में देखने के बाद जो शॉकिंग चीज़ मैंने नोटिस की वो आपकी स्क्रीन के सामने मैं दिखाता हूँ, ऑलरेडी मैंने शेयर किया है। पर आज जो टोटल बात करने वाला हूँ आपको बता दूं कि सिलेबस की सिमिलरिटी पे बात करेंगे सबसे पहले, GS 3 और GS 6 के। उसके बाद GS 6 जो है किस तरह से GS 2 और 3, स्पेशली GS 1 और 3 के लगभग 80% क्वेश्चन से मिलकर के बना था लास्ट ईयर, और ट्रेंड इस तरह से रहा है कि 2024 का जो क्वेश्चन आने वाला है GS 6 का, उसे आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और मुझे बड़ा यकीन हो रहा है कि GS 6 जो 2024 में आएगा उसका लगभग 40 से 50% क्वेश्चन हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, उसी में से रहने वाला है। इंश्योरेंस कर ले रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। और बाकी पेपर्स का भी ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है। कारण ये है कि UPPCS बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करती है, सीधे सीधे सपाट थीम पे क्वेश्चन पूछ रही है, और उसे आसानी से पूर्वानुमान उसका किया जा सकता है। और तीसरा जो होगा वो होगा कि लाइव आंसर राइटिंग, एक क्वेश्चन करके देखेंगे। इसमें से जो मेंटरशिप बैच के स्टूडेंट हैं उनको पहले ही कहा था कि 1 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है, तो उनके लिए एक हिसाब से शुरुआत हो जाएगा। उस क्वेश्चन की आप लोग 5-7 मिनट में आंसर लिखेंगे, और फिर उसका अप्रोच और क्या सही तरीका हो उस पर बात करेंगे। तो ये टोटल 3-4 एस्पेक्ट हैं जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। समय लगेगा कुछ 50 मिनट, 45 से 50 मिनट।
धैर्य से सुनिए, बहुत काम आने वाला है। तो पहले हम आपको सिलेबस की कंपैरिजन दिखाते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? जी सर। ओके, अब सबसे पहले जो मैंने फाइंडिंग्स निकाली थी वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। विजिबल है? यूपीपीसीएस मेंस के सिलेबस में जीएस 3 में कुल 18 टॉपिक्स और जीएस 6 में 23 टॉपिक्स। दोनों पेपर्स के सब टॉपिक्स और टॉपिक्स पे अगर ध्यान दिया जाए तो लगभग जीएस 3 के जो 8 टॉपिक्स हैं वो जीएस 6 के 9 टॉपिक्स के साथ मैच करते हैं या सिमिलर है, रिजेम्बलेंस में ऐसे बोलें। और जो दोनों पेपर्स हैं जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो लगभग 40 से 50% का है। यानी कि अगर एक पेपर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो दूसरे पेपर का लगभग 50% आपका तैयार हो जाएगा। दोनों पेपर के लिए मार्केट से अलग अलग मटेरियल कलेक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही पेपर ठीक से पढ़ करके दूसरा पेपर आधा आप तैयार कर सकते हैं। जीएस 3 है तो जीएस 3 को ठीक से पढ़ने के बाद जीएस 6 का जो पेपर है अगर उसमें उत्तर प्रदेश का डेटा ऐड कर दिया जाए तो लगभग 50% तैयारी हो जाएगी। 2023 के पेपर में ये पैटर्न आपने नोटिस किया होगा कि डिस्पाइट उत्तर प्रदेश आयोग ने बोला कि हम जीएस 6 का जीएस 5 का अलग से पेपर बना रहे हैं, उसके बावजूद जीएस 3 में, जीएस 2 में, जीएस 1 में उन्होंने यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन डाले। क्यों डाले होंगे? क्योंकि उनको समझ में नहीं आया होगा कि ये वाला यूपी से है या वाला इंडिया स्पेसिफिक है। पहले से जो पैटर्न चला आ रहा है सीधे सीधे उन्होंने उसको फॉलो कर लिया। अब देखो कैसे हो गए कंपैरिजन। स्क्रीन दिख रहा है भैया? टॉपिक नंबर 3, जीएस 3 का जो टॉपिक नंबर 3 है, क्या लिखा हुआ है? कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो तनाव मत ले, सारे मटेरियल उनको हिंदी में मिल जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर पे सब कुछ बनाने में, प्रिपेयर करने में बड़ी असुविधा होती है हिंदी माध्यम से, तो इसलिए मैंने अंग्रेजी में रखा है। बट तनाव न ले, सब कुछ हिंदी में उपलब्ध हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ वो सुन तो सकते हैं कम से कम। वैसे भी इस देश में श्रुति और मुनि की परंपरा रही है। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये है जीएस 3 का टॉपिक। जीएस 6 में क्या उन्होंने डाला? फीचर्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेट बजट। गवर्नमेंट बजट और स्टेट का बजट जब इस पे सवाल पूछेगा तब जीएस 3 में सवाल पूछेगा कि किस तरह से पॉलिसी मेकिंग बजट में इन्वॉल्व की जाती है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, बीट इंफ्रास्ट्रक्चर, बीट विमेन, बीट एनीथिंग एल्स। जब जीएस 6 में पूछेगा तब स्टेट स्पेसिफिक पूछेगा, किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो बजटिंग प्रोसेस है, कैसे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है बजट के माध्यम से, या पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरीके से बजट में ध्यान रखा गया है। उसके अलावा दूसरा टॉपिक अगर देखें, जीएस 3 में है मेजर क्रॉप्स, जीएस 6 में है प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। अब जब क्रॉप की बात करेगा जीएस 3 में तो भारत में जो क्रॉप होते हैं उनकी बात करेगा, लेकिन क्रॉप के नाम पे वो अंगूर की बात नहीं करेगा, वो स्ट्रॉबेरी की बात नहीं करेगा, क्योंकि वो कितने ही लोग उगाते होंगे। वो बात करेगा गेहूं की, चावल की, मक्के की, इसकी बात करेगा। जीएस 6 में भी बात करेगा तो उत्तर प्रदेश में कौन से क्रॉप्स पैदा होते हैं, ऑफकोर्स मिलेट होते हैं, ऑफकोर्स धान और गेहूं होते हैं, उन्हीं की बात करेगा। यानी कि कुछ भी हो जाए सेम क्रॉप्स पूछे जाएंगे। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से उसने इसी पैटर्न को फॉलो किया है। फिर टॉपिक नंबर 9 जीएस 3 में इस तरफ देखिए तो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। उसमें एनर्जी है, पोर्ट है, रोड है, एयरपोर्ट है, रेलवे है। अगर इधर हम बात करें तो ऑलरेडी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉपिक नंबर 1 जीएस 6 का, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्स क्या है? फिजिकल रिसोर्स है जो कुछ भी आपको दिख रहा है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, सड़क है, रेलवे है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जीएस 3 में भी पूछा है और जीएस 6 में भी पूछा है।
और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है कि इंडिया का दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और यूपी का दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों में सेम ही इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा जाएगा। और अभी जब क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आप देखोगे कि दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सेम बातें पूछी गई हैं। फिर क्या करते हैं, टॉपिक नंबर 11 GS3 का, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टॉपिक नंबर 21 GS6 का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इशूज, एडवांसमेंट्स एंड एफर्ट्स इन उत्तर प्रदेश। अब बताओ, ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है और कर्नाटका में कुछ और चल रहा है, वैदिक इंटेलिजेंस चल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। निश्चित तौर पर यूपी में जो साइंस एंड टेक है लगभग कर्नाटका में वही होगा। फर्क इतना है कि कुछ ऐसे एडवांसमेंट, कुछ ऐसे इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश पहली बार लाया होगा जो कर्नाटका में पहले से आ चुका होगा या नेशनल लेवल पे पहले से आ चुका होगा। तो करना क्या है कि जो एडवांसमेंट नेशनल लेवल पे पहले आ चुका है उसको तैयार कर लोगे तो GS3 तैयार हो जाएगा। और अगर उसी एडवांसमेंट में से कोई एडवांसमेंट उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है उसको तैयार कर लोगे तो यूपी का GS6 तैयार हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर बात करूं तो अगर फॉरेंसिक्स की बात करें, फॉरेंसिक डेवलपमेंट की बात करें, या ब्लड फ्यूजन की बात करें, या कैंसर ट्रीटमेंट में कार्ड सेल थेरेपी की बात करें, तो सबसे पहले टाटा मेमोरियल सेंटर में आया होगा, इंडिया लेवल पे आया होगा, एम्स में आया होगा, उसके बाद किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 2 साल पहले आ गया। तो ये सारी चीजें जो है ना उत्तर प्रदेश वही फॉलो कर रहा होगा जो इंडिया फॉलो कर रहा होगा। या हो सकता है कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूपी में पहले आ गया हो और इंडिया में बाद में आया हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो जब भी ऐसा होगा आपको दोनों पे नजर रखनी है। इंडिया में जो हो रहा है पहली बार या सबसे ज्यादा उसको, यूपी में जो पहली बार हो रहा है उसको बिल्कुल ही करना है। तो आपका दोनों पेपर एक साथ तैयार हो जाएंगे। अगर आप इंडिया के बारे में लिख रहे हैं और एक लाइन अगर आपने लिख दिया कि उत्तर प्रदेश में ये टेक्नोलॉजी, ये साइंटिफिक डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से शुरू हो रहा है, एग्जामिनर को इमीडिएट समझ में आ जाएगा कि न सिर्फ इसको पैन इंडिया लेवल की समझ है बल्कि उत्तर प्रदेश में रहने के कारण या उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने के कारण इसका सेंसिटाइजेशन, इसका अवेयरनेस स्टेट के बारे में भी काफी अच्छा है। फिर अगला टॉपिक है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहा है GS3 टॉपिक में। अब GS6 में क्या बात कर रहा है, पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इशूज इन उत्तर प्रदेश। अरे भाई, GS3 में पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहा है नेशनल लेवल पे, GS6 में बात कर रहा है पर्यावरण प्रदूषण और इशूज की बात उत्तर प्रदेश में। पूरे भारत में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है, उत्तर प्रदेश में भी वही समस्या है। जो समस्या आपको वेदांता कंपनी के द्वारा तमिलनाडु में दिख रहा है वही समस्या गंडक नदी के किनारे, मेरठ में जो नदियां हैं उसके किनारे आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। क्यों? इंडस्ट्रीज वेस्टर्न यूपी में भी वैसी ही हैं जैसी तमिलनाडु में भी है। तो जो प्रॉब्लम यूपी में है पोल्यूशन का, वही प्रॉब्लम नेशनल लेवल पे है। जब नेशनल लेवल पे सवाल पूछे, डायमेंशन सेम रखिए, डेटा खाली इंडिया का दे दीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें, डायमेंशन सेम रखिए, डेटा इंडिया के साथ यूपी का भी दे दीजिए। लिखिए कि जैसे कि वेदांता के कारण तमिलनाडु में सोशल डिस्टर्बेंस हुआ है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ है, ऐसे उत्तर प्रदेश में मेरठ के किनारे रहने वाले ढेर सारे लोग, उस नदी के किनारे रहने वाले ढेर सारे मेरठ वालों को, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों को कैंसर हो रहा है, ढेर सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और कंपनीज को शट करने का, बंद करने का परमानेंट विकल्प तो है नहीं। इसके लिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हो सकता है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट हो सकता है। जैसे आप की टर्म डालोगे सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, या पॉलिसी का नाम भी दे दोगे, इमीडिएटली एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसके कि भाई न सिर्फ इसको पैन इंडिया लेवल और यूपी की समझ है बल्कि ये भी समझता है कि सॉल्यूशन किस तरह से डिजाइन और कस्टमाइज हो सकते हैं। भाई सोशल इंपैक्ट असेसमेंट उत्तर प्रदेश में डिफरेंट होगा, तमिलनाडु में डिफरेंट होगा। कारण क्या है? तमिलनाडु में हो सकता है कि कोई अच्छा ट्रीटमेंट प्लांट लग सकता है अगर उस पर्टिकुलर जगह पे कम पॉपुलेशन होगी, या पर्टिकुलर अगर वो सी के किनारे है, समुद्र के किनारे है तो थोड़े से इशूज कम होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीधे अगर पानी नदियों में जा रहा है तो यहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन होगा, ज्यादा इशूज होंगे। क्यों? उसी का पानी पीना पड़ रहा है, उसी से एग्रीकल्चर हो रहा है। तो थोड़ा सा आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद टॉपिक नंबर 18 GS3 का, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। टॉपिक नंबर 21 GS6 का, सॉरी टॉपिक नंबर 9 से लेकर के 11 GS6 का, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ यूपी, एग्रो और सोशल फॉरेस्ट्री ऑफ यूपी, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश। जैसे ही आप ये टॉपिक देख रहे होगे, ध्यान आया होगा 2023 के GS6 के पेपर में एग्रो फॉरेस्ट्री पे सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। ये हो गया एनालिसिस, ये हो गया कंपेरिजन। अब इसमें जो मैंने सिमिलरिटी निकाला वो क्या निकाला, 2023 का पेपर देखते हैं GS6 का।
बहुत जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ मित्रों, समय का भी ख्याल रखना इसलिए थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जी सर, अच्छा है सर। अब जो आज के एनालिसिस का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वह है 2023 के GS 6 का पेपर, ठीक है। अब आप लोग अलर्ट हो जाइए पूरी तरह से। दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ, अब अलर्ट हो जाइए आप लोग। कैसे अलर्ट होना है? सबसे पहले GS 6 का सिलेबस आपने थोड़ा बहुत देखा, फिर से दिखा देता हूं। ये है GS 6 का सिलेबस, टॉपिक 1 से लेकर के टॉपिक 23 तक, ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें जो रेड मार्क से मार्क करके रखा है, ये टोटल ऐसे 7 टॉपिक हैं जो अब तक नहीं पूछे गए, और जो हाईलाइटेड हैं येलो कलर से, ये ऐसे 16 टॉपिक्स हैं जिन पे 2016 में पहली बार में ही क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्या पूछा है इसको देखते हैं, काफी बड़ा आपको इंसाइट मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर प्रदेश की, हिंदी में पढ़ दे रहा हूं, सबको हिंदी समझता है इसमें मुझे लग रहा है, एक आध मराठी मित्र होंगे उनको छोड़ करके। उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है? हाउ डज द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 स्ट्रेंथन्स द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इन द स्टेट? अब टॉपिक क्या था? जो सिलेबस लिखा हुआ था GS 6 का, उसमें टॉपिक था एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जब एग्रीकल्चर की बात करेगा, 3 टॉपिक थे उसमें। एक तो एग्रीकल्चर इशूज की बात कर रहा था, एक्सपोर्ट की बात कर रहा था, दूसरा टॉपिक था उसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। अब कोई भी एग्जामिनर सबसे पहले शुरुआत वाले टॉपिक को उठा लेगा। 2019 में लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आई थी, और उसने क्या किया, पहला टॉपिक उठाया और सीधे सीधे उसने उस पर क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? टॉपिक आपका GS 6 में क्या लिखा हुआ था? जो टॉपिक लिखा हुआ था मैंने हरे रंग से, ग्रीन कलर से हाईलाइट करके रखा है उसके जस्ट ऊपर, कि एग्जामिनर किस तरह से, किस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपको समझ में आ जाए। एक चीज आप समझ लीजिए, एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज है बहुत ही सुंदर, माइंड हंटर। उस माइंड हंटर वेब सीरीज में जो दिखाया गया है वो यह है किस तरह से वो क्राइम करता है। अगर क्रिमिनल की माइंड में हम घुस जाएं, उसके दिमाग में घुस जाएं और ये समझने की कोशिश करें वो किस तरह से क्राइम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हम उस क्राइम को रोक सकते हैं। इसी तरह से अगर एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेटर है, अगर हम ये समझ में आ जाए किस तरह के प्रश्न वो पूछ रहा है, उसका माइंडसेट क्या है और रिपीटेड माइंडसेट 2018 से क्या चल रहा है, अगर हमें ये समझ में आ जाए तो 100% नहीं बट 60-70% हम क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर ले जाएंगे। और दुनिया में सबसे आदर्श स्थिति होती है जब आप किसी को प्रेडिक्ट कर पाएं, किसी के बारे में भविष्यवाणी कर पाएं, क्लेम कर पाएं। टॉपिक दिया हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। अब आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि 2 साल पहले जब डिफेंस कॉरिडोर, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में, ऐसे कई स्टेट में डिफेंस कॉरिडोर को जब स्थापित करने की, एस्टेब्लिश करने की जब घोषणा की गई, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, बजट में ही शायद अनाउंस किया गया था। जब ये बात आई तब आपके ध्यान में आना चाहिए था कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो कैसे होता है। उसमें जैसे गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर है या अथॉरिटी है, ऐसे फूलपुर वाला है, इलाहाबाद वाला है, ऐसे अलग अलग शहरों में अलग अलग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज और कॉरिडोर्स हैं। तो आपको समझना चाहिए कि जब डिफेंस में इतना बड़ा कॉरिडोर डेवलप हो रहा है तो क्वेश्चन तो इस पर पूछा ही जा सकता है। और मैं आपको भी दिखाऊंगा जब एनालिसिस करूंगा बाकी सालों के पेपर्स का कि 2024 में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। इसी के माध्यम से आपको गारंटी दे दूंगा कि ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा, या तो GS 3 में पूछा जाएगा या GS 6 में पूछा जाएगा। अभी बता दे रहा हूं, अगर डिफेंस कॉरिडोर पे उसने पूछ लिया है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवेज हैं उनके किनारे किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है और इस पे क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत विकास योजना क्या है? अंग्रेजी में है व्हाट इज द स्किल डेवलपमेंट स्कीम अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्यों पूछा होगा यह सवाल? सिलेबस में साफ साफ लिखा था पब्लिक फाइनेंस एंड फिजिकल पॉलिसी, टैक्स रिफॉर्म्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। जब टॉपिक में साफ साफ सिलेबस में साफ साफ लिखा है 3 टॉपिक, क्या 3 टॉपिक? पब्लिक फाइनेंस एंड फिजिकल पॉलिसी, यानी कि पब्लिक का जो वित्त है और फिजिकल पॉलिसी है, वित्तीय नीतियां हैं, राजकोषीय नीतियां हैं वो, टैक्स में जो रिफॉर्म है वो, ओडीओपी है वो। जब 3 टॉपिक दिया हुआ है, 3 सब टॉपिक दिया है एक टॉपिक के अंदर, तब आपको अलर्ट होना चाहिए था सिलेबस देखते ही कि इसमें से किसी एक पर या 2 पर क्वेश्चन आ सकता है। उसने क्या किया, ओडीओपी जो ज्यादा हाईलाइटेड पॉलिसी थी, स्कीम थी, क्यों स्कीम हाईलाइटेड थी? जापान सरकार की जो ये पॉलिसी थी ओडीओपी की पॉलिसी, उसको उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट किया और उत्तर प्रदेश की पॉलिसी को इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया और इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के सभी एम्बेसीज में ओडीओपी प्रोग्राम को सेंसिटाइज करने के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बोला। जब इतना हाईलाइटेड कोई न्यूज था तब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त, अरे यार ओडीओपी पे सवाल पूछ सकता है। तब ओडीओपी पे सवाल पूछ सकता है, सिर्फ वो कोचिंग वालों का मटेरियल रटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ओडीओपी के बारे में ठीक से, उसके बारे में ठीक से, न सिर्फ उसकी पॉलिसी के बारे में बल्कि उसके अराउंड 360 एनालिसिस आपको करने की जरूरत थी। और जब इसको एग्जाम में लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये पॉलिसी है क्या, कौशल विकास योजना इसके अंतर्गत है क्या, तब लोग कंफ्यूज हो गए, बोले ये क्या पूछ लिया, क्योंकि वो किसी भी ठीक ठाक मटेरियल में कवर तो किया नहीं था। जो कवर किया था वो खाली ओडीओपी के बारे में था कि भाई बलरामपुर का ओडीओपी क्या है, मेरठ का ओडीओपी क्या है, तो मेरठ का ओडीओपी क्या है, बलरामपुर का ओडीओपी क्या है, लखनऊ का ओडीओपी क्या है। ये जो रटने वाले छात्र हैं वो जनरली प्रीलिम वाले छात्र हैं, जो पूरी जिंदगी सिर्फ प्रीलिम पढ़ते हैं और मस्त मेंस देते हैं, 10 मेंस देते हैं और शादी कर लेते हैं, कहते हैं किस्मत नहीं थी। एक्चुअली जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो ओडीओपी के अराउंड 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं, उसकी पॉलिसी को पढ़ते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन समझते हैं, उसमें क्या क्या अच्छा है, क्या क्या लिमिटेशंस है उसको भी जानते हैं, और एक पेज का एक शॉर्ट नोट तैयार करते हैं। जिसने ऐसा किया होगा जीएस 6 में उसके 100 मार्क्स आए होंगे। अगला जो क्वेश्चन आया वो आया उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं क्या है। अरे भाई साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ था जीएस 6 के, उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट स्कीम होंगी किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर ऑफ द पीपल कौन होंगे, किसका वेलफेयर की जरूरत है, उनके वेलफेयर की जरूरत है जो वाकई में मार्जिनाइज्ड हैं, जो वाकई में वंचित हैं। वंचित कौन है, वंचित होती हैं महिलाएं, SC ST और दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर। ऑलरेडी आपको दिखाऊंगा अभी मैं क्वेश्चन एनालिसिस करके कि क्वेश्चन वो पूछ चुका है, किस पे पूछ चुका है, SC ST पे पूछ चुका है। जब SC ST पे क्वेश्चन पूछ चुका है तब बड़ा संभावना था कि वो या तो ओवरऑल क्वेश्चन पूछे या फिर दिव्यांगजनों पे सवाल पूछे या विमेन एंड चाइल्ड पे पूछे या फिर ट्रांसजेंडर पे पूछे। ट्रांसजेंडर पे अभी इतना एग्जामिनर 60-70 साल का व्यक्ति इतना सहज नहीं हुआ है कि ट्रांसजेंडर पे सवाल पूछेगा, क्योंकि उसके मन में अब भी टैबू होगा, तो उसने पूछ लिया किसके बारे में, दिव्यांगजनों के बारे में। अगला सवाल पूछा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लाभ क्या है। अरे भाई टॉपिक में लिखा था, सिलेबस में लिखा था ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन उत्तर प्रदेश। जब सिलेबस में लिखा है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन उत्तर प्रदेश, तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या है, कोई समंदर तो है नहीं, वहां पे क्या है, वाटरवेज है, रेलवेज है, हाईवेज है, एक्सप्रेसवेज है और मेट्रो आगे है। अब रेलवे पे सवाल तो बार बार पूछ चुका है और रेलवे कोई उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक तो कुछ है नहीं, तो सवाल किस पे पूछेगा, रोड ट्रांसपोर्ट पे। और रोड ट्रांसपोर्ट में उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, उसके एक्सप्रेसवेज। एक्सप्रेसवेज में सबसे रिसेंट क्या है और ऐसा क्या है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज्यादा प्रचारित कर रही है, वो है पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे तैयार करना था और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगले साल बहुत बड़ी संभावना होने वाली है कि मेट्रो पे सवाल पूछे। क्यों पूछेगा, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो आ चुकी है। या तो मेट्रो पे सवाल पूछेगा या इंटीग्रेटेड जो ये है लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए जो हमारे रिवर पोर्ट बनाए जा रहे हैं उन पे सवाल पूछेगा। क्यों, क्योंकि रिवर एक जो इनलैंड वाटर वेज के डेवलपमेंट है वो उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है यूनियन गवर्नमेंट की मदद से। तो या तो उस पे सवाल आएगा या तो इस पे सवाल आएगा। अगला क्या था, जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, अलर्ट हो जाओ। जिसने इस क्वेश्चन को ठीक से तैयार करके नहीं गया, उत्तर प्रदेश का जो सिर्फ एग्जाम दे रहा था, वो 1 नंबर का कद्दू है, उसने सिर्फ प्रीलिम पढ़ा। टॉपिक में लिखा था प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इन उत्तर प्रदेश।
एग्रीकल्चर क्रॉप उत्तर प्रदेश में क्या है, ये टॉपिक दिया हुआ था। सबको पता था 2023 का जो साल था वो यूनाइटेड नेशन ने भारत सरकार के साथ मिलकर के मिलेट ईयर के तौर पे सेलिब्रेट किया। जब 2023 मिलेट ईयर के तौर पे सेलिब्रेट हो रहा था, भारत में भी, यूनाइटेड नेशन में भी और पूरी दुनिया में भी, और उत्तर प्रदेश मिलेट का प्रोड्यूस करने वाला एक ठीक ठाक स्टेट है और सिलेबस में दिया है एग्रीकल्चरल क्रॉप इन उत्तर प्रदेश। क्या अलर्ट नहीं होना था आपको मिलेट को तैयार करना? और सिर्फ मिलेट मतलब ये नहीं कि मिलेट के टाइप कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेट का उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है, ये तो प्रीलिम वाले बाबू सोने लोग करते हैं। आपको क्या करना था, इसके 360 डिग्री इसका एनालिसिस करना था। वो तो होता नहीं है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें दिमाग लगता है। हम टेस्ट सीरीज लेंगे, हम रोड टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और उसको एक सस्ता सा स्टूडेंट बैठ करके एवेल्युएट कर देगा, जिसने गलती से प्रीलिम क्वालिफाई करके मेंस लिख दिया उत्तर प्रदेश का, वो एवेल्युएट करेगा। उसको खुद ही नहीं पता है एक्चुअली में क्या होना है और लोग उसी वहीं जाकर के एवोल्यूशन करवाएंगे। 199 के टेस्ट सीरीज लेंगे और पूरे साल काम करेंगे, घर पे बैठ करके एनालिसिस नहीं करेगा। अगला, भूजल उपयोग से जुड़ी समस्या और चुनौतियों की बात कर रहा है। साफ साफ लिखा था नेचुरल रिसोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें सॉइल था, वाटर था, तो उसने पूछ लिया, क्या पूछ लिया? ग्राउंड वाटर। अब थोड़ा फास्ट करते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में सवाल पूछा। साफ साफ टॉपिक लिखा था, पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इशूज इन उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में, अक्खा इंडिया में एक ही पोल्यूशन चल रहा है सबसे बड़ा, वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा पोल्यूशन क्या है? प्लास्टिक पोल्यूशन। और गुटखा हम तो बहुत खा रहे हैं, तो फिर प्लास्टिक पोल्यूशन पे संभावना थी कि वो क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा जो सब टॉपिक है इसमें, वो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इसके काम। अगले साल आप गारंटी ले लो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे सवाल आने वाला है, या 1-2 साल पहले जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रिफॉर्म किए गए होंगे या उनके बारे में कुछ नीतियां बनाई गई होंगी, उस पर सवाल आएगा। लिख के ले लो इसको। जैसे राहुल गांधी कहते हैं गारंटी ले लो, प्रधानमंत्री बदलने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि भाई लिख के ले लो, ये सवाल पूछने वाला है। ठीक है, मुझे प्रधानमंत्री का तो पता नहीं। अभी आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर्स में। मैंने कहा था ना अभी जब सिलेबस दिखा रहा था कि जब बजट पूछेगा तो बजट में क्या प्रावधान किया गया उसके बारे में पूछेगा। सबको पता है उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। पूछा 2023-24 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रावधान किए गए। अरे भाई, वहां एग्जाम हॉल में परेशान होने से अच्छा था पढ़ लेते कि स्टेट बजट में सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च किया गया है, कि हाईलाइट क्या है, एसेट एलोकेशन सबसे ज्यादा किस पे किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा किस पे किया गया है। जैसे एनालिसिस करते आपको निकल करके आता क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर निकल के आता, आप कहते ये तो यूपीपीसीएस के जीएस पेपर 6 और 3 में मेंस में सिलेबस में भी है। और आप क्या करते? उसके बारे में सब कुछ पढ़ते, सब कुछ प्रावधान क्या किया गया है और क्या हो सकता है, कस्टमाइज्ड किस तरीके से प्लानिंग की जा सकती है, और भारत में क्या अच्छे प्रैक्टिसेस चल रहे हैं बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए। आपका ये काम हो जाता, लेकिन वो आपने किया नहीं होगा। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रही है? सीधा सीधा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश, जीएस 3 में भी, जीएस 6 में भी, इशूज एंड इम्पैक्ट। जब इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश साफ साफ लिखा है, तब आपको उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के जो प्रयास हैं और वो प्रयास इतने सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, आगे क्या करने की जरूरत है, इन तीनों पॉइंट पे पढ़ने की जरूरत था। लेकिन आपने क्या किया होगा, बजट का वो कंपाइलेशन कोई तो भी दे दिया होगा, उसमें लिखा होगा साल 2022 में या 23 में उत्तर प्रदेश को 33 लाख करोड़ रुपए के प्रपोजल मिले या इन्वेस्टमेंट आया। आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि ये 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था कि प्रपोजल आया था। कई लोगों ने तो इंट्रो में लिख दिया होगा कि ये इन्वेस्टमेंट आ गया। लिखना चाहिए था प्रपोजल आया इन्वेस्टमेंट का, लेकिन ये फ्रैक्टिफाई नहीं होते हैं क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू जो साइन होता है, वो क्यों नहीं फ्रैक्टिफाई होते हैं? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील फाइनल नहीं हो पाती है। टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स सबवेंशन, लैंड के एक्विजिशन से लेकर के पॉलिसी लूपहोल तक, प्रॉब्लम तक, ऐसी समस्याएं हैं जो स्टेट्स फिक्स नहीं कर पाते। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाता है। प्रपोजल मिलना और इन्वेस्टमेंट आने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, तो ये आपको पढ़ना चाहिए था। तो पहल जब लिखते तो उनकी लिमिटेशंस और चुनौतियां, चैलेंजेस भी लिखते और वे फॉरवर्ड भी लिखते। वे फॉरवर्ड लिखते तो सिंगल विंडो सिस्टम की जिक्र कर सकते थे, या फिर आप उसमें गुजरात जैसे स्टेट के मॉडल कर सकते थे जहां पे गिफ्ट सिटी डेवलप किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से। ऐसे गिफ्ट सिटीज टाइप के मॉडल आप डेवलप कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पे सारी पॉलिसी, सारे रेगुलेशंस एक ही झटके में आपको एक ही विंडो पे मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इन्वेस्टमेंट आसानी से सीमलेस मैनर में आ सकता है। अगला जो 13 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, राज्य में सामाजिक वानिकी यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यूपी क्या कर रहा है। जो टॉपिक था एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री इन उत्तर प्रदेश जीएस 6 में, दो सब टॉपिक इसमें था, एक एग्रो फॉरेस्ट्री,
एक सोशल फॉरेस्ट्री। अब आपको समझना था या तो एग्रो फॉरेस्ट्री में आ जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट, सोशल फॉरेस्ट्री मतलब सोसाइटी कम्युनिटी फॉरेस्ट लगाएगी, डेवलप करेगी कम्युनिटी लैंड पे। सेक्रेड ग्रोव आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, यूपीएससी वाले जो भी होंगे इसमें, सेक्रेड ग्रोव डेवलप किए जाते हैं कम्युनिटी लैंड पर, कम्युनिटी फॉरेस्ट डेवलप किया जाता है। मियावाकी स्टाइल से शहरों में फॉरेस्ट्री डेवलप की जाती है जिसको अर्बन फॉरेस्ट्री बोलते हैं। तो जब आपने सोशल फॉरेस्ट्री देखा तो आपको आश्चर्य में नहीं होना था। 3-4 बच्चों ने मुझे मैसेज किया सोशल फॉरेस्ट्री पे सवाल सर पूछा कहां से पढ़ें। सोशल फॉरेस्ट्री टॉपिक में दिया था, सिलेबस में दिया था, आपको पढ़ना चाहिए था। क्यों आपको किसी के कंपाइलेशन की जरूरत है? क्यों आप मार्केट में इंतजार करते रहे कि जब मार्केट में आएगा किसी का माल तब हम पढ़ेंगे? गूगल पे सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में विकिपीडिया नहीं था क्या? था, लेकिन आपको पढ़ना नहीं था। 14 नंबर क्वेश्चन में हॉर्टिकल्चर टॉपिक में था, उसने हॉर्टिकल्चर पूछ लिया। 15 नंबर के सवाल में रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स था टॉपिक में। सबको पता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बीते जमाने की बात हो चुकी है, रिन्यूएबल ही सवाल पूछेगा। रिन्यूएबल सवाल पूछ लिया, क्यों पूछा ये अभी दूसरे एनालिसिस में बताएंगे। ये एनालिसिस चल रहा है जो अभी, वो इसलिए बताने के लिए है किस तरह से सिलेबस से सीधे सीधे प्रश्न आए और बिना किसी कंटेंट, बिना किसी माल के आप कर सकते थे, अपने आप स्वयं कर सकते थे, आप पदीपो भव बन सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। अभी जो दूसरा एनालिसिस, तीसरा एनालिसिस बताएंगे उसमें दिखाएंगे सवाल पूछा क्यों था। सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया कि सिलेबस में GS3 और GS6 में क्या ओवरलैपिंग है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जो सवाल पूछे गए वो कहां से पूछे गए, उसके पीछे जो टॉपिक थे वो कौन कौन से थे, सीधा सीधा टॉपिक क्यों पूछा गया, और जो अंतिम एनालिसिस होगा वो होगा ऐसे सवाल क्यों पूछे गए। भाई टॉपिक तो आपको पता है ये टॉपिक थे इसलिए सवाल पूछे गए, लेकिन उस टॉपिक पे वही पर्टिकुलर सवाल क्यों पूछा गया है, वो कारण। क्योंकि अगर आप टॉपिक पता है तो आप क्वेश्चन सोच सकते हैं क्या क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन क्या आ सकता है, लेकिन उसको और नैरो डाउन अगर करना है, उसको और प्रिसाइज करना है, तो आपको ज्यादा एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, जो तीसरे हिस्से में हम दिखाने वाले हैं। अगला टॉपिक था वेदर फोरकास्टिंग इशूज इन उत्तर प्रदेश और क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और वेदर फोरकास्टिंग 2 इशूज थे। अब वेदर फोरकास्टिंग जब उसने पूछा और क्लाइमेट चेंज, तो सोच लेना था क्लाइमेट चेंज पे सवाल आएगा या वेदर फोरकास्टिंग पे। उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ, वेदर फोरकास्टिंग अगर आपने पढ़ा होता तो आपने यह भी पढ़ा होता कि वेदर फोरकास्टिंग इन उत्तर प्रदेश कौन करता है, कौन करेगा। जो वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है उत्तर प्रदेश की कहाँ है, लखनऊ में है। इतना पता होता इमीडिएटली आप उसको इंट्रोडक्शन में डाल सकते थे, उसके बारे में लिख सकते थे। क्लाइमेट चेंज सीधा टॉपिक था, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आ गया। अगला टॉपिक था नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2 सब टॉपिक हैं, एक है नेशनल पार्क, एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है, सबको पता है ले दे करके कुछ ही तो नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में और कुछ ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कुछ ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना था, उनके क्या महत्व हो सकते हैं, वो आपको GS3 के सिलेबस से पढ़ लेना था, हो जाता। लेकिन वो आपने किया कि नहीं किया। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में खनिज का महत्व सबको पता है। उत्तर प्रदेश में मिनरल कहाँ पे हैं, बुंदेलखंड रीजन में भर भर के हैं। जब बुंदेलखंड रीजन में मिनरल भर भर के हैं और सिलेबस में साफ साफ मिनरल दिया हुआ है, तब आपको कोरिलेट करना था कि एक तो मिनरल पे सवाल पूछेगा, दूसरा बुंदेलखंड पे सवाल पूछेगा। क्योंकि जब मिनरल की बात करेगा तो लखनऊ की बात तो करेगा नहीं, मिनरल की बात करेगा तो नोएडा की बात कम ही करेगा, बात करेगा बुंदेलखंड की। लेकिन ये एनालिसिस आपने किया नहीं। आपने जितने मिनरल हैं, खड़िया मिट्टी से लेकर के बालू तक, वो सब आपने पढ़ डाला, मतलब धुआं धुआं कर दिया पढ़ाई। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मिनरल कहाँ है सबसे ज्यादा, बुंदेलखंड में, तो पहले बुंदेलखंड को कर लेते हैं। प्रायोरिटी आपने नहीं डिसाइड की। और लास्ट जो क्वेश्चन आया, उत्तर प्रदेश में साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या कोशिश की जा रही है। साफ साफ सिलेबस में था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके एडवांसमेंट उत्तर प्रदेश में और क्या एफर्ट है। अगर आपने ये टॉपिक सिलेबस देखा होता तो निश्चित तौर पर आप इसको कर पाते। ये सारा होने के बाद जो निष्कर्ष निकला, बॉटम लाइन, वो आपको हम बता दे रहे हैं। क्या बॉटम लाइन निकला? बॉटम लाइन निकला, जो मेरी फाइंडिंग आई कि भाई 23 टॉपिक्स थे GS6 में, उसमें से 16 पे सवाल पूछ लिया, बचे 7 टॉपिक। इन 7 टॉपिक पे और टोटल सब टॉपिक जो 52 थे, उसमें से 20 टॉपिक जो बचे, इन पे सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब ये संभावना क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि GS1 से लेकर के GS4 तक मैंने 2018 से लेकर के 2022 तक हमारा जो मेंटरशिप बैच है, उसमें 2-3 लोगों ने मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे। जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला GS1 से GS4 तक, 2018 से 2022 तक हर साल क्वेश्चन रोटेट हो रहे हैं। अगर 10 टॉपिक है
तो शुरुआत के साल में 60 टॉपिक पूछेगा, अगले साल बचे हुए 3 टॉपिक और बाकी जो 4-5 टॉपिक है उनसे पूछ लेगा। अभी उसने 52 सब टॉपिक में से 30-32 सब टॉपिक पूछ लिया है, सॉरी 20 टॉपिक पूछ लिया है, और जो टोटल टॉपिक थे 23 उसमें से 16 पे पूछ लिया है। तो बचे हुए टॉपिक 7 और बचे हुए सब टॉपिक 20 घटा दो तो कितना बचा 32। इसमें से सवाल आने वाले हैं। और GS3 और GS6 में जो कॉमन थे, कितने टॉपिक कॉमन थे 9, उसमें से 6 पे सवाल पूछ लिया है। तो जो 3 टॉपिक बचे हुए हैं उन पे सवाल आने वाले हैं। तो अगर टोटल 60 टॉपिक, 32 सब टॉपिक और 3 कॉमन टॉपिक GS3 और GS6 के तैयार कर लिया जाए तो लगभग 50% क्वेश्चन हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे क्वेश्चन, ये दिखाते हैं अगले हिस्से में।